बाहर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप एक दफ़ा दोबारा बुक शेयर कर सकती हैं इस चैनल में। वालेकुम अस्सलाम। बुक चैनल पे नहीं है? मैम स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे, चैनल पे बात कर रहे थे कि उनके पास बुक नहीं एक मिनट रुकना। मैं इसके क्लास के बाद कर दूं, अभी कर दूं? है। नहीं, जब आपकी दिल करे तो बस आप कर दीजिएगा। थैंक यू। दोबारा बोलना क्या? क्लास के बाद? मैम जब आप मर्जी कर दें। ठीक है। थैंक यू। अर्शी, तुम हो क्लास में? हाँ ना, मैं हूँ। ओके। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, किसी ने कोई प्रैक्टिस की है? अर्शी, तुम देख रही हो ये डेरिवेशंस वगैरह? इनमें से हाँ। कहाँ पे रोकना है तुम मुझे बताओ, क्योंकि ये तो वही पढ़ानी पड़ेंगी। डीप लर्निंग विद पाइथन। ये क्या खोला है तुमने? कोई नया टॉपिक निकाला है? मैं यही देख रही हूँ कहाँ चला गया। रुक जाओ। ओके, ये बिल्कुल एंड पे चला गया, रुक जाओ। हम तो सेकंड चैप्टर के एंड पे थे ना। हम्म। अब यहाँ पे कोई चीजें समझाने वाली हैं, हमने टेंसर्स कर लिए थे। और उसके बाद हम वेक्टर डेटा भी कर लिया था, टाइम सीरीज कर लिया था, ये तो हो गया था, वीडियो डेटा भी हो गया था। इसमें ये चीज जो समझ में नहीं आई थी कि थ्री क्या है, तो ये थ्री चैनल्स हैं जो हम पहले भी समझा रहे थे। कलर डेप्थ चैनल्स हैं। वो मैंने उस पर शेयर कर दिया है, चैनल पे। इसमें से कुछ है समझाने वाला? कोऑर्डिनेट्स। मैम जो चैनल पे आपने शेयर किया है वो मेरे ख्याल से थोड़ा आगे पीछे हो गया था। तो उसके अंदर आपने 240 चैनल्स लिखे हुए थे। 240? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। तो बुक तुम्हें मिल जाएगी तो उसमें से तुम्हें दिख जाएगा। लिखा मैंने नहीं है, वो सिर्फ कॉपी किया है और डाला है। अर्शी बताओ। क्या नाम? हाँ, द डीप बता। लर्निंग। ये तो हमने कर लिया था ना, अब जरा सा हाँ। तुम इस पे स्क्रीन पे रहो प्लीज। हाँ, मैं स्क्रीन पर ही हूँ। ये हमारा हो गया था पहला चैप्टर, और अब हाँ, हम जा रहे हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इब्राहिम। ये कौन सा I चैप्टर? don't know, इस बुक में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल छोड़ती हूँ तो ये वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से चलता है। ये वाली चीजें दिखाने वाली हैं। और या फिर तुम, अगर तुम्हें लगता है, ये देखो। हाँ, है तो इम्पोर्टेंट ये सब। मतलब सारी थ्योरी है कि किस तरीके से एक मॉडल में जब डेटा दिया जाता है तो अलगोरिथम वो किस तरीके से पार्शियल उसको पार्शियली पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स। बनाते हैं, ये सब। हम्म। तो ये मतलब अलगोरिथम्स की ही डिटेल्स हैं सारी। हम्म। तुम्हारी आवाज हल्की आ रही है। मेरी आवाज हल्की आ रही है? अब अभी सही? ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है।
इससे हमने ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हो गया कवर, ये पार्शियल डेरिवेटिव से पहले। ये यहाँ से स्टार्ट करा देते हैं, इससे पहले का भी सारा कराना है। मैं इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा डेरिवेटिव सा। ऑफ अ टेंसर, हाँ तो ये तो सब वही टॉपिक्स है ना, तो ये तो हमें तो उसी या तरह से लेके जाना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव्स हैं क्या। हम्म यहाँ से स्टार्ट करें या इससे पहले का भी सारा कुछ कवर करें? हम्म। देखो, ये देखो कबाब कितने चल रहे हैं, 4 तक मुझे रुक रहे। और चाय बना, नहीं मैं चाय पी कर रही यहाँ से स्टार्ट करें ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंसर ऑपरेशन से। हूँ। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेंसर ऑपरेशंस, because the constant of the tensors are manipulated by the tensors operation। नहीं जो लेकिन ये इसके जो ऊपर जो चीजें हैं ये नहीं करवा रही तुम। हाँ हाँ, ये तुम करा सकती हो। हाँ तो तुम ऊपर चलो फिर। ये वो वाले सारे तुम देख रही हो ना? हाँ हाँ। यहाँ से हमने ये इसके पहले भी सारी यही सारी चीजें। ये हम्म। बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? ये तो पूरा हफ्ता ले जाएगा। नहीं हाँ अब ये इन लोगों से पूछ लो, अगर ये खुद से पढ़ लें, मैंने तो नहीं बोला था नहीं, इन इन लोगों को लोगों कि इस टॉपिक को पढ़कर आ जाना। ये जो है द गेयर्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क टेंसर ऑपरेशन, के टेंसर्स जब मॉडल के अंदर जाते हैं उन वो किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं अंदर जाकर, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, किस तरह से अलगोरिथम उनको मल्टीप्लाई करता है या फिर जो प्लस करता है, जो डेरिवेटिव आता है इस तरह से। तो ये आप लोगों ने पढ़े, किसी ने मतलब कुछ समझ में आया या कोई सवाल करना है, क्योंकि अगर हम इतनी थ्योरी लेके चलेंगे तो फिर ये किताब तो साल लग जाएगा खत्म होने के अंदर। तो इसीलिए मैं वहां तक चली गई थी। तुमने कहा इसमें पीछे जाओ, तो अब तुम का अभी फिल वक्त तो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको कहीं से भी स्टार्ट करा देते हैं। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हमने देख लिया था, अब ये यहाँ से समझाना अगर स्टार्ट कर सकते हो कोड के साथ, या कोड्स को छोड़ दें। देखो नहीं ये रेलू रेलू का जो फंक्शन है ना, इसको ही सारा कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। आनंद जरा ऊपर जाओ, वो जो गेयर है उस पर चली जाओ जरा पहले दोबारा। हाँ ये, हम्म हाँ, the gear of a neural network tensor operation. Much as many computer programming can be ultimately reduced to small set of a binary operation on the binary input and or nor and so on. All transformations learn operations on the binary input. मैंने ये था, the deep neural network can be reduced to the handle of the tensors operation, ठीक है, और tensors functions apply to the tensor of the numeric data, ठीक है। For instance, it's possible to add tensors, multiply tensors and so on, ठीक है। जो हमने उनको डेटा को एक टेंसर, जो हम एक कंटेनर्स नहीं बना रहे थे टेंसर्स, 2 रैंक टेंसर, 3 रैंक टेंसर्स, इस तरीके से जो हम टेंसर्स बना रहे थे, और एक डेटा को एक शेप में और उसके सैंपल्स को और उसके हाइट एंड विड्थ को एक फॉर्मेट में डाल के, मैंने कहा था ना कि हम कभी भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम उस फॉर्मेट के अंदर डालकर अपना मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो वो यही बता रहा है कि ये जो जितने भी इसके ये जो हम गेयर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं टेंसर्स, जब हमारे किसी भी algorithms जो हम डिफाइन करते हैं उसमें उनकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, डेटा की प्रोसेसिंग किस सेंस में होती है। In our initial examples, we build our model by stacking dense layer। अच्छा, जो हमने सबसे पहला मॉडल बनाया है उसमें हमने क्या किया है, स्टैकिंग करी है डेंस लेयर की। अच्छा, उसमें किस तरीके से, जो हमने सबसे पहला मॉडल बनाया जो हमने आप लोगों को बताया था डेंसली कनेक्टेड है, मतलब हर न्यूरॉन आगे के अपने हर न्यूरॉन के साथ अगली लेयर के साथ फुल्ली कनेक्टेड था, कि
उसमें किसी तरह का भी कोई फ्यूचर रह ना जाए जिसकी वजह से उसको रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए, उसकी प्रोडिक्शंस में उसकी प्रॉब्लम ना आए। डेंस लेयर ऑन टॉप ऑफ द ईच अदर, ठीक है। डेंस लेयर क्या है, टॉप ऑफ द ईच लेयर्स के साथ कनेक्टेड है। किरास लेयर इंस्टेंस लुक लाइक दिस। अच्छा, किरास लेयर किस तरीके से, किरास डॉट लेयर डॉट डेंस 512 एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू। हमने इसी तरीके से अपने मॉडल के अंदर किरास को की लेयर्स को डिफाइन किया था कि डेंस है, मतलब लाइक जब हम किरास की लेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम डॉट लगा के उसका एक बिल्ट इन फंक्शन उठा के ले आ रहे हैं कि तुमने डेंस लेयर में परफॉर्म करना है फुल्ली कनेक्टेड में। अच्छा, 512 हम इसके अंदर फिल्टर्स लगा रहे हैं जिससे वो हमारा हर जो इमेज है वो उस 512 फिल्टर से निकल निकल कर जाएगा और वो उसको रीड करता चला जाएगा। और एक्टिवेशन फंक्शन हम जब भी मोस्टली किसी भी मॉडल्स को जब ट्रेन करते हैं तो हम रीलो ही लगाते हैं कि एक्टिवेशन शुरू कर दो, मतलब डेटा को प्रोसेस करना, मशीन के अंदर रीड करना। ये एक एल्गोरिथम है जो स्टार्ट कर देता है परफॉर्मेंस उस टेंसर्स की, कि वो एक्टिवेट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और वेट जनरेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, वेट्स क्या होंगे, वो जाएगा और जाकर जो उसका एक वाई ट्रू होता है और एक वाई डैश होता है, वो जाकर पहले ही देखेगा, जो वो उसको प्रिडिक्ट करेगा उसके लेवल को, तो वो वाई डैश होगा और वाई ट्रू के साथ जाके वो टैली करेगा कितना उससे मैच करता है। अच्छा, जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा, जो उसने वैल्यूज जनरेट करी होंगी और जब वो देखेगा कि जहां तक मैं पहुंचा वहां तक तो ये वैल्यू पड़ी थी, उस वैल्यू से उस वैल्यू को माइनस करके वो वेट के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ये एक वेट जनरेट करते रहेंगे। अच्छा, वेट जनरेट होंगे तो फिर वो ये चेक करेगा कि हमारा जो वेट आया है वो एक्चुअल प्रिडिक्शन से कितना दूर है। इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस चलता चला जाता है, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है दिस लेयर कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ फंक्शन, ठीक है, विच टेक एन इनपुट। जो हमने बताया आपको कि हमने एक इनपुट बैच दिया उसको, और वो इनपुट बैच क्या था, 128। हमने जब अभी लेयर्स डिफाइन करी थी तो हमने कहा था ना कि बैच हमें कितना देना है, कितने सैंपल्स देने हैं उसके, 128, और जिसकी क्लास कितनी है उसकी 10 क्लासेस हैं। अब ये एक टेंसर फॉर्मेट के अंदर हमारे मॉडल में इनपुट गया। अब वो कह रहा है अ मैट्रिक्स एंड द रिटर्न्स एंड अदर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, हमने एक मैट्रिक्स दिया और डेफिनेटली वो एक मैट्रिक्स था, और जब उसने उसको प्रोसेस करा तो वो भी रिटर्न एक हमें मैट्रिक्स ही करेगा। अ न्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनपुट टेंसर। अच्छा, अब क्या कह रहा है, वो जो एक न्यू रिप्रेजेंटेशन निकली है टेंसर्स की, स्पेसिफिकली द फंक्शन इज एज अलाउ वेयर w इज मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ कह रहा है W एक वो मैट्रिक्स है जो हम दे रहे हैं, जो वेट है, जो उसका एक्चुअल वेट है, एंड इट इज द वेक्टर। डेफिनेटली वो वेक्टर ही होगा, ठीक है, वेट जो होगा उसका वेक्टर। बोथ एट्रीब्यूट आर द लेयर्स, ठीक है। हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया और उसने कुछ वेट जनरेट करे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आउटपुट निकल कर आ जाएगा रीलू। रीलू एक जो हम इसमें एल्गोरिथम लगा रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इनपुट देंगे जो वो वेट जनरेट करेगा वो, और एक बी जो होता है वो जो उसका एक बायस, मतलब वो निकलता है उसका जो जहां पर उसको जाके क्रॉस करता है, मतलब जो हमारी एक्चुअल लाइन होगी जो उसको जाकर वाई एक्सिस पे जाकर उसको क्रॉस करेगी, वो उसका क्या होगा, बी। ये आगे अभी डिफाइन भी करेगा, आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। लेट्स अनपैक दिस। अब वो कह रहे हैं इसको अनपैक करते हैं। वी हैव 3 टेंसर्स। अच्छा, 3 टेंसर्स किस तरीके से आ रहे हैं इसमें, ऑपरेशन हियर कैसा, सबसे पहले अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द इनपुट टेंसर एंड द टेंसर नेम w। कह रहा है कि इनपुट जो आ रहा है और जो आउटपुट से डॉट प्रोडक्ट वो हो रही है, एक तो ये फंक्शन हो गया। अब वो कह रहा है एन एड प्लस। अच्छा, अब वो किसको प्लस कर रहा है, जो इनपुट आया और जो उसने वेट जनरेट करे उसने उसको मल्टीप्लाई करा, और अब वो प्लस किस में कर रहा है, बिटवीन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर बी में उसने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जो हमारा इनपुट था और जो हमारे वेट जनरेट हुए। इनपुट जो हमने दिया और जब उसने प्रोसेस करा तो उससे कुछ वेट जनरेट हुए, तो इनपुट जो दिया और जो वेट जनरेट हुए उससे मल्टीप्लाई करके और बी से उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो एक वेक्टर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज पड़ी हैं। और रीलू फंक्शन क्या करेगा, रीलू
आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही मैम। अर्शी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुझे अर्शी बोल रही हूँ, खाना खा लिया? सात से आठ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। तुम यहाँ पे थी एडिशन, ये जो सेकंड वाली लाइन है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स वेक्टर बी, या इस तरह से। हाँ ठीक है। अब जो हमने उसको हमने जो उसके वेट जनरेट हुए और जो हमने उसका इनपुट डाला, उसको हमने मल्टीप्लाई करा और प्लस कर दिया बी के अंदर। ठीक है, बी क्या है? कह रहा है एन एडिशन प्लस बी बिटवीन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स एन वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी। वेक्टर बी के अंदर हमने उसको प्लस कर दिया। और रीलू फंक्शन रीलू एक्स इज मैक्स एक्स एंड जीरो। रीलू स्टैंड फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अच्छा, रीलू को वो ये कह रहे हैं ये एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। अच्छा, किस तरीके से? नोट, although this section deal entirely with the linear algebra, ये मतलब बहुत इनरली लीनियर अलजेब्रा से रेलिवेंट है एक्सप्रेशन, यू वुड फाइंड एनी मैथमेटिकल नोटेशन हेयर। I have found this mathematical concept can be more readily mastered by the programmer with no mathematical background if they expressed a short Python snap instead of the mathematical equation. So we will use NumPy and TensorFlow throughout. अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली अगर देख लें तो हम देख सकते हैं। और अगर आप लोग बस इतना ही समझना चाहते हैं कि इनपुट इसमें क्या है, इनपुट जहां जहां हमने उसको बताया है वो एक हमारे पास टेंसर है जो हमने दिया। डब्ल्यू क्या है? वो वेट है जो कि उस एल्गोरिथम में रीलू और एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद प्रोड्यूस होंगे, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वहां वो डब्ल्यू को लेगा, बी प्लस कर देगा उसमें एक जो हमारे पास वेक्टर वैल्यू होगी उसको उसमें प्लस करके टोटल जो आउटकम आएगा वो हमारा आउटपुट होगा। अच्छा, जब ये आउटपुट आ जाएगा हमारे पास तो और ये देखेगा कि भाई ये वाई ट्रू से कितना नियरेस्ट है। ठीक है, तो वो देखेगा अभी भी बहुत डिस्टेंस है, फिर ये इसी तरीके से दोबारा बैक प्रोपेगेशन लगेगी। अच्छा, एक चीज इसके अंदर होती है बैक प्रोपेगेशन, डीप लर्निंग के अंदर एक डिफरेंट मेथड है। और आगे जब हम एक एल्गोरिथम में आरएनएन में पढ़ेंगे कि भाई वो बैकवर्ड रीडिंग भी करता है मॉडल की, वो एक अलग प्रोसेस है। ये सिर्फ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, इसमें जो अंदर बैक प्रोपेगेशन हो रही है वो वेट की हो रही है। ठीक है ना, वो वेट जनरेट करने की, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा। अब वो कह रहा है एलिमेंट मैम एक वाइज क्वेश्चन है। ऑपरेशन। सॉरी। एक क्वेश्चन है मैम। जी बोलो। मैम ये जो हमने फंक्शन था, ये रीलू हमने ऑपरेशन लगाया है, हर लेयर के लिए सिर्फ हमारा एक्टिवेशन फंक्शन चेंज होगा, ऑपरेशन सेम रहेगा? नहीं, ऑपरेशन डेफिनेटली सेम रहेगा। ऑपरेशन तो डेफिनेटली सेम रहेगा, वो हर दफा वेट जनरेट करेगा। हर लेयर के अंदर इसी तरीके से होगा कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट होगा। और इसमें क्योंकि हम रीलू लगा रहे हैं पहले वाले में, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है आपके पास और इसमें आपने बहुत सारा आउटकम निकालना है। और जब नेक्स्ट में आप जाना है अगली लेयर के अंदर, उसमें भी एक्टिवेशन फंक्शन तो होगा, वो परफॉर्म भी करेगा, लेकिन उसमें आपने सॉफ्ट मैक्स लगाना है। क्योंकि अब जो 512 आपने उसके प्रोसेस करे तो नेक्स्ट में भी मतलब वो उतने ही आए, लेकिन निकलेंगे कितने उसमें? सिर्फ 10 निकलेंगे। तो दोनों का काम यही है कि वो उसको एक्टिवेट करे और आगे वेट जनरेट करे। लेकिन उसका काम क्या है कि वो एक मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे करता है। और जो हम दूसरा सॉफ्टमैक्स लगा रहे हैं वो क्या करेगा? वो मतलब मल्टी क्लासिफिकेशन है, इसलिए क्योंकि मल्टीपल उसमें वो हमारे पास आ रहे हैं, लेबल्स आ रहे हैं, तो वो उसमें देखेगा किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये हो अच्छा, सकता है। एक मिनट रुकना। ये जिसने क्वेश्चन किया है, वो बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हें रीलू का ऑपरेशन समझ में आया, वो करता क्या है?
मैम तो अगर वो रिव्यू का जन सारा मैम जो साफ यहाँ होगी पे लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है ना कि रिव्यू पराठे बनाए प्रोडक्ट कर रहा है स्लो करके। इनपुट का और वेट का, और उसके अंदर बाय से ऐड कर रहा है। हाँ वैसे तो इनपुट आप आपने इनपुट जो इनपुट बताया का था, क्या कर रहा है? दोबारा बताओ, इन इनपुट को क्या कर रहा है? जो वेट जनरेट हुए हैं उनको और इनपुट को मल्टी डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बाद हाँ उसके अंदर बाय से ऐड देखो, कर रहा है। रेलू फंक्शन इसलिए लगाते हैं कि हमारा मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो हमारे पास इनपुट आ रही है, जो डेटा आ रहा है, वो किस फॉर्मेट में है। तो अगर उसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए जिसमें वो हमारा मॉडल उसको ट्रेन कर सके, उसकी जो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनको वैसे ही छोड़ देता है, नेगेटिव वैल्यूज को जीरो कर देता है। तो देन वो, अब तुम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो इनपुट की बात हो रही है, तो हम रेलू का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। और जहां पे जब हम मल्टीपल आउटकम्स की बात कर रहे होंगे कि जिन आउटकम्स में आंसर आ सकता है, तो ऑफ कोर्स हम सॉफ्टमैक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ओके सब मैम। चेंज भी होते हैं, ये सॉफ्टमैक्स की जगह हम और चीजें भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, हाँ अब जी। ये है कि इसमें अब एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस की बात कर रहा है ये। ओ, ऑपरेशंस दैट आर अप्लाइड इंडिपेंडेंटली टू ईच एंट्री। हाँ, जो दो टेंसर्स के बीच में हर एंट्री के साथ कोई भी किसी भी किस्म का मैथमेटिकल एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम कंसीडर करेंगे। दिस मींस दीज ऑपरेशंस आर हाईली अमेनेबल टू मैसिवली पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। ये वाले हमारे पास इस तरह के ऑपरेशन इसलिए जरूरी होते हैं कि हमें पैरेलल इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाना होता है, जिसको आप वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशंस कह लें। अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम द वेक्टर प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये 1970 और 1990 की बात है। इफ यू वांट टू राइट अ नाइफ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें एक सिंपल सी अगर पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन को हम समझना चाहें कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है फॉर लूप लगा के, तो यहाँ पे हम उस सारे फंक्शन को समझ सकते हैं बाय कोड। अर्शी, तुम हो? हाँ हाँ मैं हूँ। अच्छा बताना मतलब इसको। ये वैल्यूज को डिस्क्राइब करना है तो फिर थोड़ा नीचे करो। नीचे या ऊपर? तुम एक थी सेकंड अभी? ना, एक सेकंड। हाँ हाँ हेलो। तो सामा बस है, मैं क्लास में हूँ अभी, बाद में बात करती हूँ। हाँ अनम, नहीं थोड़ा सा दे- इसको स्क्रॉल नीचे देखो, लेकर आओ ये स्क्रीन को। एलिमेंट मैं दोबारा बता हाँ देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। एलिमेंट इफ यू वाइज वांट टू। ऑपरेशंस। हाँ हाँ बोलो पढ़ो। एलिमेंट तुम दरवाजा बंद कर दो। एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस की बात हो रही है कि उसको हम अगर फॉर लूप लगा के पाइथन के कोड के साथ समझें तो किस तरीके से समझेंगे। तो ये बस इतनी ही बात की है इसने एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस की, जो कि पहले काफी टाइम से बात 1970 और 1990 के पीरियड में आई थिंक ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। ये देखो, ये कोड के थ्रू बता रहा है। जो जो चीजें मैंने कल छुड़वा दी थी ना, ये हाँ सारी हाँ वही चीजें हैं। हाँ सही है, ठीक है। मतलब ये तो मतलब ये मतलब यही बता रहा है, ये एक एक वैल्यू को रीड करेगा और ये हम्म देखेगा कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने ऊपर तो टेंजर्स के उस पे करा था, एक्स इज इक्वल टू रैंक टू नमपाई टेंजर। ठीक है, डिफाइन नेवियर नेवियर इज इक्वल टू एक्स एंड एज पर टैब लेंथ एक्स इज इक्वल टू शेप इज इक्वल टू 2। The gear of the neural network tensors operation x is equal to copy for in a range of x shape 0, avoiding overwriting the input tensor for a j in a range of x dot shape 1, xij is equal to max ij 0 return x। नहीं ये छोड़ दो, ये वैसे भी इतना काम नहीं ये आना। सारा कुछ ये इसी के पीछे जो छोड़- ये वो तुम थोड़ा सा कल जो बोल रही थी ना, इसके पीछे जितने फंक्शंस लगे हैं ना, उन हाँ फंक्शंस को अगर आप कोड के थ्रू बताना चाहें तो ये कोड के थ्रू बता रहा है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस को बता रहा है, जो कि आई थिंक ये बच्चे इस प्रैक्टिस में होंगे। फिर ये बता रहा है। मतलब आप लोग ये नहीं सोचना कि अगर हम ये स्किप करा रहे हैं तो कोई बहुत चीज को छुड़वा रहे हैं। मतलब बस ये वो अलगोरिथम है, उनकी ये डिटेल्स हैं, जिस तरीके से वो एक डीप लर्निंग के अंदर जाकर एक टेंसर्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि आप हम्म, सिर्फ अलगोरिथम लगाओगे और उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। हाँ किसी हाँ, वो अलगोरिथम इन डिटेल एक लाइन पढ़ना है। ऑफ हाँ तो वो आप फिर पढ़ लो उसको। अब ये एक नया दूसरा वो बता रहे हैं कि अब इसके अंदर मॉडल में अगर आप किसी चीज को डालते हो तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा।
थोड़ा सा नीचे लाओ, क्या ना मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा, इसमें ऊपर क्या का है? बार बार ऊपर जाएंगे हम, बस आगे यही कैसे यही, जाएंगे? ऑन द प्रिंसिपल वाइज, नहीं, सही है, ये कुछ ठीक है। भी नहीं है इसमें, ये सारी वही चीजें बता रहा है बार बार, क्योंकि ये हर हर स्टेप को पीछे जाता है फिर वापस आता है। यहाँ पे देखो दोबारा इसने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन एडिशन बता रहा है। पहले ऑपरेशन था, वो एडिशन हो गया। फिर ये इसी तरीके से इसके मैक्सिमाइज निकाल रहा है, तो बता रहा है कि अगर हम छोटा सा एक फंक्शन पाइथन का लगा दें तो हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रैंडम वैल्यूज जनरेट बना कर रहा है दिया, यहाँ पे, रैंडम डॉट रैंडम से 220 से ऑमलेट, 100 तक। ऑमलेट बना, सही जब आप आएगी, ठीक है, सही है। ठीक है। Likewise, when running TensorFlow code on a GPU, element-wise operation are executed via fully vectorized CUDA implementation। ये भी एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि आई थिंक टेंसरफ्लो के साथ कुछ मुझे याद आ रहा है कि अगर हम टेंसरफ्लो के कोड को जीपीयू पे रन कर रहे हैं तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वो फुली वेक्टराइज्ड है। CUDA implementation that can best utilize the highly parallel GPU chip architecture। और कूडा की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेस्ट समझी जाती है जहां पे आपको जीपीयू ज्यादा चाहिए, और जीपीयू ऑलवेज जब ज्यादा चाहिए होते हैं जब आपके पास पिक्चर या वीडियोस का डेटा हो। नहीं, जरूरी नहीं ठीक। है ना, अब तो वो विस्पर पे भी जब काम करो तो वो कहता है जीपीयू बेस करो, मतलब अब तो तकरीबन सारे मोस्टली काम जीपीयू पर ही हो रहे टेक्सचुअल होते हैं। टेक्सचुअल डेटा भी सारा जीपीयू पे जा रहा है। हाँ, अब तो जीपीयू पर ही होता है सारा काम। अच्छा, ये ब्रॉडकास्टिंग भी आ गया, और अर्लियर नेवियर इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, ये अर्ली वो है, नेवियर एडेड ओनली सपोर्ट द एडिशनल ऑफ द टू रैंक इसमें टेंसर्स। इसमें डायरेक्टली ग्रेडियंट डेसिन के ऊपर चले जाते हैं। टेंसर प्रोडक्ट बता रहा है, टेंसर प्रोडक्ट कैसे निकलती है। और ये थोड़ी बहुत भी मैच अगर की होगी तो वो आ जाएगा कि ये प्लस भी हो रहा होता है, माइनस भी हो रहा होता है, मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है। अच्छा, टेंसर की रीशेपिंग की तरफ से देखें, यहाँ से देख लो। सही है। हाँ, A third टेंसर type of tensor operation that essential to understand tensor reshaping, जरा बताना। वैसे ही अपनी लैंग्वेज में बताओ टेंसर रीशेप कैसे करते हैं। टेंसर ये जैसे अगर अब ये, हाँ, जैसे लेके दिया हुआ है ना, 6000 सैंपल्स दिए हुए हैं, 28 by 28 दिया हुआ है विड्थ एंड हाइट। इनको क्या करेंगे, इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करके एक मतलब वेक्टर्स फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से प्रोसेस होगा आपका उसके अंदर इंटर होना, ठीक है। तो उसको हम रीशेप कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, अ थर्ड टाइप ऑफ टेंसर ऑपरेशन दैट, नहीं, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे हमने देखो ये क्या है, जैसे एरे को देखो, ये 2/3 का एरे है। नहीं, इसका शेप चेक किया, ये 3/2 का एरे। 3 इसके अंदर 1 2 3 इसकी रोज है और 2 इसके कॉलम्स हैं। अगर हमने इसको रीशेप करना हो तो हम इसको 6/1 भी कर सकते हैं। ये वाला हाँ, एक वे है इसको रीशेप करने का। तो ये टेंसर को रीशेपिंग करने का बता रहा है कि ऐसे ये रीशेप हो जाएगा। रीशेपिंग के बाद अच्छा, अगर इसी को हम ऐसे रीशेप करने जाए कि 3/2 था तो 2/3 करना चाहें तो ऐसे ऐसे रीशेप हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि ये अगर मतलब हाँ, आपने क्या वो कह रहा है, टू कॉलम है, नहीं, वो इसमें शेप बता रहा है कि अगर तुम्हें रीशेप करना नहीं है किसी रीश भी आंसर को, हम्म ठीक कि है, ठीक है। इसमें 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, और तुम इसी पैटर्न को चेंज कर सकते हो, लाइक अब तुम कह दो 3 रॉज हो और 2 कॉलम्स हो। तो मतलब हम इस तरह से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं टेंसर को उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाने के लिए, कि उसकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, और उसके और अगर हम इसी को हम ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। अगर आपने 320 का आपने इसको डायमेंशन दिया है तो ट्रांसपोज एक्स कर देंगे, तो एक्स का शेप चेक करेंगे तो रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगी। ये देखो शेप इसका ये आ गया है। इसको अगर ऐसे नहीं करना रीशेप करके तो ट्रांसपोज करके कर सकते हैं। अब ये कहता है ज्योमेट्रिकल, अब तुम बिल्कुल स्क्रीन पे रहना अर्शी। हाँ, क्योंकि पता है क्या ज्योमेट्री प्रॉब्लम आता है, जब हमारे पास इस तरह से टेक्सचुअल डेटा आता है ना, और टेक्सचुअल डेटा में कुछ लाइन काफी लंबी होती हैं, ठीक है, तो उसका जो टेंसर बनता है, नेक्स्ट लाइन का पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन जब उसका टेंसर बनता है, तो इस तरीके से ना फिर उसमें ना उनको हमें रीशेप करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे टेंसर्स जो होते हैं ना, वो बहुत आउट ऑफ शेप बन रहे होते हैं। तो फिर हमें इस तरह से ना रीशेपिंग का उनका फंक्शन लगाने पड़ते हैं, वरना फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब तुम कहाँ पर हो, अब वो ये कह रहे हैं कि
ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक हाँ, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑफ टेंसर। टेंसर, हाँ ठीक है। हम्म Because the content of the tensor manipulated by the tensor's operation can be interpreted as the coordinates, सही है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखनी होगी ऑफ द पॉइंट इन द सेम ज्योमेट्रिक स्पेस, ठीक है, सेम जो ज्योमेट्रिक स्पेस है आपकी, ऑल टेंसर ऑपरेशन हैव अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से है। For instance, let's consider additions. We will start the following vector. ठीक है, अब ये वेक्टर क्या है, एक है 0.1 और एक है 1, ठीक है, ये एक क्या है, जस्ट एक लिस्ट है। अच्छा, अब ये कह रहा है इसको हम रिप्लेस करते हैं, मतलब हमने एक उस पर वो कर दिया कि लाइक ये यहाँ पर इसकी जो पॉइंट 0.5 है ये x वैल्यू है और 1 जो है इसकी y वैल्यू है, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लेस हो गया। अब वो कह रहा है इट्स अ पॉइंट इन अ 2D स्पेस, यू नो दैट 2D स्पेस है, लाइक एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो वो कह रहा है इट्स कॉमन टू पिक्चर अ वेक्टर एज एन एरो, ठीक है, linking the origin to the point as shown is figure 2.7। अब इसमें ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है, जब ये पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, एक एरो शो कर रहा है डायरेक्शन को, कहां से, देखो ये ऊपर से जा रहा है और आपको एक एरो दिखा रहा है कि ये पॉइंट मौजूद कहाँ है, ठीक है। अब नीचे आना ना, मतलब स्क्रॉल करो ऊपर की तरफ, ये आप लोगों ने देख लिया ना कि इसमें एक एरो बता रहा है कि भाई ये पॉइंट क्या मौजूद है। लेट्स कंसीडर अ न्यू पॉइंट बी। अब वो कह रहा है एक न्यू पॉइंट बी है जो कि जिसका एक्स वाई पर 1 है और एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू 0.2 है, विच विल एड टू द प्रीवियस वन, कह रहा है उसको प्रीवियस वन को ऐड। दिस इज डन ज्योमेट्रिकली बाय द चेनिंग टुगेदर टू द vector raw with the resulting location being the vector representation to the sum of the previous two vector, see 2.8। 2.8 में भी हम नीचे देखेंगे। As you can see, adding a vector b to a vector a representation the action of the copy point in a new location। अभी जो new location आएगी नीचे, those distance and directions from the original point A in the determined by the vector B. If you apply the same vector addition to the group of the point in the plane and object, you would be creating a copy of the entire object in a new location। नीचे लेकर जाओ, जो ये हमने जो पढ़ा है इसको हम डिस्क्राइब कर दें। देखो पहली पोजीशन क्या थी इसकी, ये ए से बी तक जो उसने हमें बताया कि उसका वाई एक्सिस पे 1 होगा और इस पर ये होगा। अब तो उसने कहा कि वो वाई एक्स एक्सिस पे 1 होगा और वाई एक्सिस पे 0.2 पर होगा। अब ये इसने दो डायरेक्शंस बता दी, दो डायरेक्शंस बताकर सेम उसी सीक्वेंस में उसी ही डॉट का जब हम आगे एक ट्रांसपोज बनाएंगे, वो बनाना चाहेंगे, गियर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क टेंसर्स ऑपरेशन, तो वो बिल्कुल उसी के उसको क्या करेगा, ए और बी को प्लस करके वो उसी एक्चुअल पॉइंट पर उसको आगे कर देगा और उसका लुक कैसा होगा, उसका लुक बिल्कुल वैसी होगा जैसे कि पीछे ए और बी का था, ठीक है। अब नीचे जाना आनंद, थोड़ा सा और इनको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। टेंसर एडिशंस दोस रिप्रेजेंटेशन द एक्शन ऑफ द tensors and an object moving the object without disrupting by a certain amount in the certain distance। अच्छा, जैसा वो ये कह रहा है, जैसे देखो अब सिंपल इस बात को समझना, ये जो के की पिक्चर है, देखो ये किस पर है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे बिल्कुल एक्यूरेट उसी को ही दिखा रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमने मतलब सेम एक्सिस पर लाइक वाई और एक्स पर हमने इसको आगे थोड़ा सा मूव कर दिया, तो इसका क्या हुआ, इसकी लोकेशन चेंज हो गई है लेकिन उसके करैक्टर सारे सेम टू सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेक्टर और वर्टिकल वेक्टर प्लस एक्स एंड वाई, ठीक है। जैसे ये इसको इधर रख रहा है, ये वर्टिकल पर और ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, टेंसर एज अ वेक्टर कंडीशन।
in journal element geometry operations such as the translation, rotation, slicing, skewing, and so on can be expressed as the tensor operation. Here are a few example. Translation, as you just saw, adding a vector to the point will move the point of the object. This is called the translation. ठीक है, सेम पॉइंट को उन्हीं पोजीशन के अंदर अर्षद एक आगे मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ये एक बच्चा पूछ रहा है कि इस सबको पढ़ाने का या समझाने का यूज केस क्या है, यूज मतलब केस इसको समझने के। हाँ, इसका यूज केस यही है बेटे कि जब आप आगे पढ़ोगे तो डेटा के पॉइंट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा करने से क्या होगा कि आप उसका मतलब उसकी फीचर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा उसकी डायमेंशंस में आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपने डेटा को, मॉडल को क्या कर सकते हो, अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जैसे अब ये के को क्या कर रहा है, हम जो हल्का चीजें सा। हाँ, हाँ बोलो। हम जो मतलब चीजें वैसे कर रहे हैं ना, जिन चीजों को हम प्रैक्टिकली कोड के थ्रू कर रहे हैं, उन चीजों को ज्योमेट्रिकली अगर आपने समझना है, जो कि मैंने तो खैर कभी भी नहीं समझा, मैं वर्षी को आता है ये, तो फिर आपको उसको समझना जरूरी है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली कोड पे जाना चाहिए। अगर आप लोग बोलें तो हम कोड पे चले जाते हैं, क्योंकि हाँ मुझे इसको थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी होता है। फिर क्या होता है जब आप कोड कर रहे होते हैं, वहां पे अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो और आपको लगे समझना है, तो अब तो चैट जीपीटी है, आप कोड को उठाएं वहां डालें और कहते हैं उसको कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दो इसकी, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा, अगर थोड़ी बहुत हाँ बेसिक्स आती है। हाँ, मतलब लाइक आप लोगों को फिर ये पता चल जाएगा, जैसे अब वो बता रहा है कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये अब उसकी पोजीशंस डिफाइन कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर क्या है, इस तरीके से वाई एक्सिस पर ये मल्टीप्लाई करके किस तरीके से ये इसकी पोजीशन को चेंज करके हमें दिखाएगी। ठीक है, ये देखो इसने ये थोड़ा सा हमने जब इसको चेंज करा इसकी डायरेक्शन को, तो के देखो जैसे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है। अब क्या होगा, मॉडल को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी इसके फीचर्स को रीड करने के लिए। जैसे एक वो सीधे सीधे फिल्टर लगे हुए आ रहे हैं ना, अब फिल्टर क्या होंगे, फिल्टर थोड़े से आगे पीछे होके रोटेट होके चेक करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मॉडल बायस नहीं होगा, हमारा मॉडल ओवरफिटिंग नहीं होगा, ओवरफिट नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो एक ही पैटर्न को, जैसे वो सीधा सीधा डेटा आ रहा है तो उसी को वो रीड कर करके वो क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब हम इस तरह के अलगोरिथम लगाते हैं जिसकी वजह से हमारे मॉडल के अंदर की रीडिंग बहुत अच्छी हो, कि कि वो तस्वीर को देखकर आगे पीछे उल्टा सीधा करके देखकर भी अगर आपको वो सारे फीचर्स को रीड करके दिखाता है, तो वो डेफिनेटली फिर हमारा हमारा मॉडल बहुत अच्छा होगा ना। अब जैसे आपने अपनी एक फेस वर्षी तुम्हारी दिखाया, आवाज दोबारा चली गई, मतलब हाँ आप अब लोगों ने सही। देखा होगा ना, जब आप फेस को अपने मोबाइल में डिटेक्ट करते हो, तो या आप थंब लगाते हो, तो आप क्या समझते हो, जब एक दफा आप थंब लगाते हो तो वो एक ही दफा रीड कर लेता है? नहीं, वो एक पूरा सर्किल को कहता है, पूरा सर्किल जब तक बार बार थंब लगाकर उसको पूरा नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारे थंब पर तुम्हारा थंब लॉक नहीं खोलेंगे। तो वो क्यों करा रहा होता है बार बार, वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करा रहा होता है। अब तुम थंब को ऐसे रख के देखो, अब तुम थंब को थोड़ा सा टेढ़ा रख के देखो, जब तक वो तुम्हारे थंब की एक एक लाइंस को रीड नहीं कर लेता हर एंगल से रख रख कर, तब तक वो पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं होता और तुम्हारा थंब का जो फीचर है वो जब तक एक्टिवेट नहीं होता। इसी तरीके से हम जब मॉडल को जब ट्रेन करते हैं, तो हम मॉडल को डिफरेंट तरीके से अपने डेटा को रीड कराते हैं, कभी उसको उसकी उसको कंप्रेस कर देते हैं डेटा को, कभी एक्सटेंड कर देते हैं, कभी उसकी प्रेजेंटेशन को उल्टा कर देते हैं, कभी सीधा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो, हमारा मॉडल इतना टैलेंटेड हो कि जब भी उसमें फीचर अगर उल्टी तस्वीर करके दी जाए ना, तो भी वो उसको समझाए। अब कोई भी ये बंदा आता है, अब आप जब थंब लगाते हैं, समटाइम आप थंब अपनी कहीं आड़ा भी लगा देते हैं, कभी सीधा करके भी लगा देते हैं, तो क्या फिर वो आपका आपका मॉडल आपका मोबाइल खुलेगा? डेफिनेटली खुलेगा, क्योंकि आपने हर एंगल से अपने थंब के जरिए अपने फीचर को ट्रेंड करा हुआ है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें अलगैरिथम की या आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी मॉडल में किसी
किसी स्पेसिफाइड फीचर पे काम करते हैं तो वो परफॉर्म करता कैसे है। अब तुम ये अच्छा, यहाँ देखो, पे एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, एक मिनट। साकिब, तुम्हारा क्वेश्चन है लाइक ऑगमेंटेशन, तो तुमने ऑगमेंटेशन को कैसे समझा है? थोड़ा उसकी इंटरप्रिटेशन बताओ कि ऑगमेंटेशन क्या क्या समझते हो तुम? साकिब, क्लास में हो? उसके वाईफाई का ही मसला होगा शायद। लाइक इमेज की डिफरेंट डायरेक्शन, हाँ सही बोल रहे हो आप, इमेज की डिफरेंट डायरेक्शन। अगर लाइक अगर अगर मैं यहाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँ कि ऑगमेंटेशन के थ्रू हम जिस तरीके से रीड करवाते हैं कि ऑगमेंटेशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि डेटा थोड़ा कम है, तो हम उसको ऑगमेंट करके और उसके बाद उसको मॉडल में यूज कर लेते हैं। तो क्या देयर इज काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड ऑगमेंटेशन? और क्या तुम समझती हो इस चीज को? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मे बी मेरी मेरी थोड़ी सी नॉलेज कम है, कि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो हमारा कोड होता है कि वो किस तरीके से काम करेगा, उसका आउटकम क्या आएगा, उसको समझने के लिए करते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारा आउटकम क्या हो सकता है। जैसे अगर पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले हम पेपर और पेन पे उस पे सारा काम होता था, मैथमेटिकल वे में, फिजिक्स के वे में उसको समझा जाता था कि यहाँ से इतने वेट्स जनरेट होंगे, ये चीज होगी तो ऐसा हो जाएगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कोड पे। और अगर अब हम उसी कोड को समझने की कोशिश करें तो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ वापस जाते हैं। तो एज फार एज आई थिंक, और बाकी अब तुम इसको कैरी ऑन करो स्केलिंग से, या हम नीचे जाएं? नहीं बस ये, अब आप ये भी देख लो कि अब देखो, अब जो वो एक्स एक्सिस पे दे रहा है, देखो अब वो कहाँ दे रहा है, अब वो के को ही कहाँ ले गया, वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे उसकी तो वैल्यू 0 है, और वाई एक्सिस पे उसकी तो वैल्यू को उसने 0 पे ले गया, और जो दूसरी तरफ से उसको वो रीड कर रहा है तो वहां पे 0 और -2 चला गया। तो मतलब जो उसको उसने पलटा, जब उसने इस तस्वीर को पलटा तो तुम देखो अब उसकी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो गई है। तस्वीर वही चल रही है, वही के है, लेकिन क्या हो रहा है, अब उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बदलती चली जा रही है, ज्योमेट्रिकली उसकी जो वैल्यूज हैं वो बदलती चली जा रही हैं, जबकि फीचर्स उसके जो अंदर मौजूद हैं वो के जो लिखा हुआ है, फिल्टर जो रीड करेगा वो वही होगा। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, a dot product within an arbitrary matrix implementation, a linear transform, note that the slice and the rotations listen। अच्छा बस ये इसी तरीके से है पूरा ना, लाइक अब नीचे जाना जरा, अब इसको मतलब जैसे अब ये जिस तरह से ये बता रहा है ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, और फिर ये कह रहा है किस तरीके से वेट जनरेट हो रहे हैं, लाइक एक्स वो इसी तरीके से दे रहा है, डब्ल्यू डॉट एक्स और बी वो उसको प्लस कर रहा है। अब देखो उसने उसको बिल्कुल ही लिटा दिया के को, अब उसकी बिल्कुल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई। वो कुछ जो उसके कुछ साइड के कॉर्नर्स हैं वो दोनों माइनस वैल्यूज में चले गए, और बाकी आगे के जो शेप्स हैं उसके वो प्लस में चले गए, तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई ना। तो उसके उसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज हो गई, लेकिन उसके फीचर तो स्टिल वही है। ठीक है, तो वो इसी तरीके से बता रहा है, डेंस लेयर इज द रिलो एक्टिवेशन एंड द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द orphan transformation is that if you apply many of them repeatedly, you still end up and the orphan transform, so you can put just have the applied this one of the orphan transform in the first place। let try it to orphan 2 orphan x, और इसका वो जो वेट आ रहा है वेट 1 x इंटू बी, x जो है वो जाहिर सी बात है इनपुट है उसका, और b उसका वो बायस है। ठीक है, +1 उसने फिर उसको कैलकुलेट किया, उसकी उसकी कैलकुलेशन करी, दैट इज इन द ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन वेयर द लीनियर पार्ट इन द मैट्रिक्स W2 W1। अच्छा W2 W1 ये सब क्या आ रहे हैं, वो डेफिनेटली जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं और वो जाके रीड कर रहा है तो ये उसके वेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बी क्या होगा उसका, वो जाहिर सी बात है वो उसका वो बायस होगा, जहां पर जाकर उस वो लाइन को क्रॉस करता है, वो उसका कितना जो भी आएगा वो उसका बायस होगा, उससे वो उसको वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा उसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेक्टर B2 और B1, अब फिर प्लस कर रहा है B2 को, एज द consequence and the multiplier neural network made entirely dense layer without नीचे जाना ना, activation would be equivalent to the signal dense layer।
the deep neural network would just to be a linear model to distinguish. This is why the need activation function in the ReLU. हाँ, ये सब वही है, ठीक है ना। ये उसी तरीके से ये सब चीजों को वो डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा रहा है कि अब वो अगर इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कट कर दे, कुछ एजेस उसके निकल जाएं, तो वो किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को लेगा। मतलब ये सारा वो वही है कि मतलब आप डेटा को अपने किस तरीके से रीड करवाओगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर। अब ठीक तुम है। अब तुम 2 मिनट पानी वानी पियो। Geometric interpretation of deep learning, you just learned that neural network consists of entirely chains of tensor। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारा नेटवर्क है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, ये चेन ऑफ टेंसर ऑपरेशंस के ऊपर कंसिस्ट है। उसके बाद हम ये देखें कि किस तरीके से टेंसर ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये ये क्या सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये डेटा का, या फिर ये फॉलो करता है न्यूरल नेटवर्क को एज अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है, हाई डायमेंशनल स्पेस में होता है। और ये क्या होता है कि इसके ये इम्प्लीमेंट होता है छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। वो स्टेप्स होते हैं सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स होते हैं। इन 3D द फॉलोइंग मेंटल इमेज में प्रूव यूजफुल। यहाँ पे एक इमेज के थ्रू इसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इससे किस तरीके से वो बता सकता है कि क्या चीज़ है। जैसे अगर हम 2 शीट्स ले लें कलर्ड पेपर की, एक रेड हो और एक ब्लू हो, और एक को हम दूसरे के ऊपर रख दें और उसके बाद हम उसको क्रम्बल कर दें, क्रम्बल करके हम उसको स्मॉल बॉल बना लें, तो जो स्मॉल बॉल होगी समझे वो आपका इनपुट डेटा है। और उसके बाद जब हम उस डेटा को क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम से निकालते हैं न्यूरल नेटवर्क से, तो उसमें से जो फिगर आउट होगा वो इस तरह का पेपर होगा जो इसका आउटपुट दिखा रहा है। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो का वर्ड जो हम बार बार यूज करते हैं, तो वो सिंपल बात यही है कि अब वो डेटा ऐसे फॉर्म से इस फॉर्म में आ गए। द टू क्लासेस क्लीनली सेपरेबल अगेन। अब आपके पास 2 क्लासेस हैं जो आसानी के साथ सेपरेट हो सकती हैं। with deep learning with would be implemented as a series of simple ट्रांसफॉर्मेशन। जो इसके सिंपल से स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स होते हैं, जिसके थ्रू ये वाला काम हो जाता है। अनक्रम्बलिंग पेपर बॉल इज व्हाट मशीन लर्निंग इज अबाउट। ये जो अनक्रम्बलिंग पेपर बॉल है ना, ये सारा कुछ मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। फाइंडिंग नीट रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लेक्स हाईली फोल्डेड डेटा। हमने क्या करना है, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, नीट रिप्रेजेंटेशन, गुड रिप्रेजेंटेशन, ये सारा जो है वो उस डेटा के बारे में बात हो रही है कि जो डेटा हम साफ सुथरा करके सामने ले आते हैं, जो कि हाईली फोल्डेड डेटा, मैनीफोल्ड्स इन हाई हाई डायमेंशनल स्पेसेस। जहाँ पे वो मैनीफोल्ड है तो वो हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। ये कंटिन्यूअस सर्विस लाइक एन crumpled sheet of paper। At this point, you should have a pretty good intuition as to why deep learning access at this। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपकी इंट्यूशन अच्छी बन सकती है कि कैसे डीप लर्निंग इस पे कारामद है, कितना अच्छा है। हाँ, मतलब एक बस वो यही बताना चाह रहे हैं क्रम्बल, ये जो शीट है, कि अगर आप किसी शीट को बिल्कुल ऐसे क्रम्बली ऐसे बॉल बना लेते हो, तो आप क्या उसकी प्रेजेंटेशन को समझ सकते हो कि इस पर परफॉर्म किया किया जा रहा है, इस पेज पे लिखा हुआ क्या है। तो क्रम्बलिंग मतलब बिल्कुल गुच्छा बना हुआ। तो जब हम इस गुच्छे को मॉडल के अंदर डालते हैं, तो वो मॉडल के अंदर जो एल्गोरिथम प्रोसेस करते हैं इस डेटा को, जैसे हमने बिल्कुल गुच्छे की शक्ल में मॉडल में ये डेटा डंप किया, अब वो क्या करेगा, वो जो वेट जनरेट करके प्रोसेस करके करेगा, तो वो एक ऐसी नीट एंड क्लीन शीट निकाल कर हमें दे देगा। उसमें हमें ये जो इतना ह्यूज ऑफ डेटा इतना स्क्रम्बलिंग में पड़ा हुआ है, तो अब वो हमें कैसे देगा, हमारे एल्गोरिथम से निकालने के बाद एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में देगा, जो कि हमें समझ आ जाएगा कि इसने हमारे डेटा में से क्या चीज हमें निकाल कर दी है। हम्म, अच्छा approach of incrementally decomposing a complicated geometric transformation into a long chain of elementary one, which is pretty much the strategy a human would follow the uncrumple a paper each layer in a deep network applies a transformation। हमारी जो हर लेयर होती है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो हर लेयर से डेटा जब गुजर के दूसरी लेयर में जा रहा होता है तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, डिसइंटेंगल्ड हो रहा होता है। डिसइंटेंगल्ड वर्ड शायद इसी के लिए यूज होता है कि जैसे अगर कोई चीज उलझी हुई हो और उसको आप खोलना शुरू करें,
The data little and deep stack of layer makes ट्रैक्टेबल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड डिसइंटेग्रल प्रोसेस। और ये जो जितनी ज्यादा हमारी स्टैक लेयर्स होती हैं, ये उस डेटा को ज्यादा डिसइंटेंगलमेंट प्रोसेस की तरफ लेके जाती हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड वे में डिसइंटेंगल होता है, लेकिन उसको वो क्लीन करने की तरफ लेके जाती है। ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, हमने मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स पढ़े थे। अब ये उसके बारे में कुछ बता रहा है कि अगर आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो है ग्रेडियंट बेस्ड है, तो वो किस तरीके से होने वाली है, या क्या चीजें यहाँ पे समझाने वाला है। न्यूरल लेयर को हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा। अच्छा, अगर हम ये कहें, ये इसको भी हम पहले देख चुके हैं कि आउटपुट हमारा क्या होगा, जिसके अंदर वैल्यू होगा, एक इनपुट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, हमारे वेट्स होंगे और प्लस बाइस, और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन और प्लस और ये सारी चीजें हो रही हैं। इन दिस एक्सप्रेशन डब्ल्यू एंड बी आर टेंसर्स। और इसमें हमने, मैं वर्षी ने भी बताया कि डब्ल्यू और बी आर क्या है, टेंसर आर दैट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द लेयर, जो कि लेयर का पार्ट है ऑफ कोर्स। दे आर कॉल्ड द वेट्स और ट्रेनेबल पैरामीटर्स। इनको हम वेट्स भी कहते हैं और हम इनको ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी कहते हैं। जब भी आप सुनेंगे कि पैरामीटर्स के अंदर जाना है, वहां पे काम करना है, तो वो चीज आपके जहन में आ जाएगी। इस लेयर का पैरामीटर ये है, द कर्नल एंड बायस एट्रीब्यूट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब एक एक चीज होती है कर्नल, जो हम जब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पूरा पढ़ेंगे तो वहां हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिल्टर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, बाइस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और वहां पे हम पिक्टोरियल फॉर्म में उसको देखेंगे भी किस तरीके से हो रहा है। दीज वेट्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। जो वेट्स बीच में जनरेट हो रहे होते हैं, ऑफ कोर्स जब वो इनपुट डेटा ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन लर्न बाय द मॉडल, वो इन्फॉर्मेशन जो मॉडल लर्न कर रहा है ट्रेनिंग डेटा से, उसके दौरान। इनिशियली दीज वेट मैट्रिसेस आर फिल्ड विद स्मॉल रैंडम वैल्यूज। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इन जनरल बड़े मॉडल्स में भी ऐसा ही होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम इसको रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये वैल्यूज वो नहीं होती जो हमारे एक्चुअल डेटा से बनी होती है, बल्कि ये एक रैंडम वैल्यूज होती हैं। आई स्टेप कॉल्ड रैंडम इनिशियलाइजेशन। और ये हाँ, वाला जो जब हम स्टेप है, एक ना मतलब कोई सी भी वैल्यू जनरेट करते हैं रैंडम, और उसको कहते हैं अब तुम रीड करना शुरू करो। तो वो जो हमने रैंडम वैल्यू जनरेट करी है ना खुद से ही, चाहे वो कुछ और वेट है, तो वो क्या करते हैं, वो जब जाते हैं ना आगे फॉरवर्ड होते हैं, तो वो टैली करते हैं, वो कहते हैं नहीं कुछ तो वेट मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें से प्लस माइनस करके वो एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वो दोबारा आते हैं। इस तरीके से हम पहले, सबसे पहले जो वैल्यू जनरेट करते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, हम रैंडम वैल्यूज जनरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इन दिस एक्सप्रेशन ट्रेनेबल पैरामीटर्स। अच्छा, इनिशियली द वेट मैट्रिक्स आर फिल्ड विद स्मॉल रैंडम वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट दैट वैल्यू डॉट इनपुट w प्लस b व्हेन w एंड b आर रैंडम। अब आप क्या 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 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होना चाहिए जो आपका डिजायर्ड आंसर है? नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यूज आर रैंडम। देन विल यील्ड एनी यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, जबकि वो कोई यूजफुल रिप्रेजेंटेशन अभी ले ही नहीं रहा। द रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन आर मीनिंगलेस। तो आपकी जो रिजल्ट में रिप्रेजेंटेशन या आउटपुट आ रहा होता है वो मीनिंगलेस होता है, बट दे आर अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इज टू ग्रेजुअली एडजस्ट। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाता है, ग्रेजुअली वो अपने वेट्स को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं बेस्ड ऑन फीडबैक सिग्नल, जिस जो उसके सिग्नल्स फीड जो उसको सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लाइक सिग्नल्स हमेशा बैक साइड से ही आ रहे होता है। ठीक है, दिस ग्रेजुअल एडजस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग। और इस ग्रेजुअल वेट्स के एडजस्टमेंट को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं। इज द लर्निंग दैट मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट। ये वो लर्निंग है जिसके बारे में मशीन लर्निंग बात करती है हमेशा। दिस हैपेंस विद इन व्हाट्स कॉल्ड अ ट्रेनिंग लूप। इसको हम ट्रेनिंग लूप भी कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और वो एक लूप की तरह, जैसे फॉर लूप चलता है, वो आइट्रेशन हुई और वापस गई, विच वर्क्स एज फॉलोज, जो कि इस तरह से चलता है जैसे हम नीचे इसमें देखेंगे। रिपीट दिस स्टेप इन अ लूप अंटिल द लॉस सीम्स एफिशिएंटली लो। अच्छा, लॉस को हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं। जो अभी मैम ने एक वर्ड भी बोला था, टारगेट वाई और वाई डैश।
टारगेट वाई वो वाई है, वो आउटपुट है जो हमें चाहिए, और वाई डैश या माइनस वाई वो आउटपुट है जो आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमने लॉस को ऐसे कंसीडर करना है कि लॉस अगर मतलब कैसे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, वो हमें जब हमारा आइट्रेशन हो रही होती है और वो चल रहा होता है, इपॉक्स चल रहा होता है, जब भी हमें पता चल रहा होता है कि किस इपॉक पे अब लॉस कितना आ रहा है। तो ये कहता है ड्रॉ अ बैच ऑफ ट्रेनिंग सैंपल एक्स। आपने एक बैच बनाना है, सैंपल्स उसमें इनपुट एक्स ले लें, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट वाई माइनस वाई अंडरस्कोर ट्रू। टारगेट हमारा क्या है, वाई अंडरस्कोर ट्रू, यानी कि वो टारगेट जो हमें चाहिए है। रन द मॉडल ऑन एक्स। अब आप रन कर दें अपने मॉडल को एक्स के ऊपर। अ स्टेप कॉल्ड द फॉरवर्ड पास, जिस स्टेप को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में फॉरवर्ड पास कहते हैं, टू ऑब्टेन प्रेडिक्शन वाई माइनस प्रेडिक्शन, जिससे हम वो प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि जो उस मॉडल के चलने से एक्चुअल प्रेडिक्शन आएंगी। अभी हमारी रिक्वायरमेंट की बात की पहली वाली लाइन में, और अब वो जो प्रेडिक्शंस आएंगी, फिर हम कंप्यूट करेंगे लॉस को मॉडल के हर बैच पे। अब मेजर ऑफ मिसमैच बिटवीन, और वो कैसे मेजर होता है, जिसमें हम मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं आई थिंक, और वो वहां खुद से ही हो रहा होता है वाई प्रेडिक्शन और वाई ट्रू के बीच में जो गैप है उसको हम लॉस कह रहे हैं। अपडेट ऑल वेट्स ऑफ द मॉडल इन अ वे दैट स्लाइटली रिड्यूसेस द लॉस ऑन दिस बैच। और उसके बाद ये वेट्स खुद ब खुद अपडेट हो रहे होते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका जो लॉस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता चला जाता है। You will eventually end up with a model that has very low loss on its training data, a low mismatch between predictions y pred and expected target y true। अब जैसे हमारा मॉडल लॉस उसमें कम होना शुरू हो जाता है, तो हमारा जो मिसमैच बिटवीन प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेड टारगेट है वो कम हो जाता है। द मॉडल हैज लर्न, तो अब आपके मॉडल ने लर्न कर लिया है कि मैप कैसे करना है इनपुट्स को करेक्ट टारगेट्स के साथ। फ्रॉम अफार इट मे लुक लाइक मैजिक, जब आप इसको वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैजिक की तरह है, बट व्हेन वी यू रिड्यूस इट टू एलिमेंट्री स्टेप इट टर्न्स आउट टू बी सिंपल। और जब हम इसके एलिमेंट्री बिल्कुल जो सिंपल और बेसिक स्टेप्स की तरफ जाते हैं तो हमको ये काफी ज्यादा सिंपल लगता है। क्लास का टाइम खत्म हो गया है, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ग्रुप में 7 PM वाले ग्रुप में कर लो, और मैं बुक अभी जैसी क्लास खत्म होती है तो मैं बुक वहां पे दोबारा भेज देती हूँ।